खबर को निष्पक्ष होकर बताना, हर पहलू को समझना और फिर समझाना बड़ी जिम्मेदारी का काम। मैं विजेंद्र सोलंकी इस जिम्मेदारी को निष्पक्ष निभाने की हर दिन मुमकिन कोशिश करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंगलवार को शून्यकाल में आधा घंटे होगी ईआरसीपी पर चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दी व्यवस्था। विपक्ष और सत्ता पक्ष के 3-3 सदस्यों को चर्चा में शामिल होने की इजाजत। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस। मुख्यमंत्री बचनलाल मंगलवार को सदन में देंगे जवाब। ईआरसीपी समेत कई मुद्दों पर हुआ हंगामा। राजस्थान माल और सेवा कर 2024 सदन में ध्वनिमत से पारित। विधानसभा में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत। बचनलाल शर्मा का बीजेपी विधायकों ने ईआरसीपी पर एमओयू को लेकर आभार जताया। किसान संघ ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा। जीप और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। घायलों का इलाज जारी। जिला कलेक्टर ने पूछी घायलों की कुशलक्षेम। जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 2 करोड़ का वैट डोडा पोस्ट पकड़ा। चालक को किया गया गिरफ्तार। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम को एक पत्र सौंपकर सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री दिलबाग सिंह और जयपुर अध्यक्ष मुकेश लखियानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। देवनानी ने मुख्यमंत्री शर्मा से 25,000 का प्रति व्यक्ति को अनुदान दिए जाने का आग्रह किया। देवनानी ने कहा कि इस यात्रा का आयोजन साल 1997 से लगातार किया जा रहा है। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था। राजस्थान प्रदेश से प्रतिवर्ष इस यात्रा में लगभग 500 से 1000 तक तीर्थयात्री शामिल होते हैं। देवनानी ने मुख्यमंत्री को सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा लेह लद्दाख राष्ट्रीय एकता और समरसता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण यात्रा बताया। वहीं जयपुर विधानसभा में किसान संघ ने मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा का सम्मान किया। किसान संघ ने कहा कि बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना की बाधाएं दूर होने से 13 जिलों में खुशी की लहर है। इस मौके पर बटेसर प्रदेश अध्यक्ष दालाराम, कलबंडा प्रदेश मंत्री जगदीश शर्मा, पुरी प्रदेश कोषाध्यक्ष शिवराज सहित कई नेता मौजूद रहे। 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम मिलने के मामले में आरोपी सरवर आजमी को हाई कोर्ट से अक्टूबर 2023 को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। एडीएस ने आजमगढ़ यूपी निवासी आजमी को इस मामले में 25 दिसंबर 2019 और अन्य मामलों में 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार का एसएलपी में कहना था कि वो मुख्य मामलों में हाई कोर्ट से दोष मुक्त हुआ था, लेकिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है और याचिकाएं अभी लंबित चल रही हैं। इस मामले में भी वो प्रथम दृष्टता आरोपी है और ट्रायल चल रही है। देश में अन्य जगहों पर हुए बम ब्लास्ट में भी वो आरोपी है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए।
जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने हाईकोर्ट को बताया कि श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम कृपया ट्यूबवेल कंपनी में भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी पूर्णता प्रमाण पत्र पेश कर जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर का भुगतान ले लिया। बाद में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसकी जानकारी राज्य सरकार को दी गई, लेकिन कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस और एसीबी को भी लिखित में शिकायत दी गई, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कोटा में कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की तरफ से कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच बेहतरीन माहौल बनाने के लिए सीधे संवाद समेत शुरू की गई मुहिम के बीच 2 कोचिंग स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। इसे लेकर कलेक्टर ने कहा कि कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड की कहानी बेहद दर्दनाक है। सुसाइड लेटर में अपने आप को लूजर और वर्स्ट डॉटर लिखते हुए कोचिंग छात्रा निहारिका ने रोशनदान के सहारे फांसी का फंदा लगाया और उस पर झूल गई। इस दौरान बोरखेड़ा थाना पुलिस ने पंचनामे के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हम प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि मुझे ज्वाइन किए हुए हैं उसके बाद में असर्टेन कर रहे हैं और निश्चित तौर से सभी मिलकर प्रयास करेंगे। मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं कि आप भी इसमें जनजागृति फैलाएं और निश्चित तौर से हम मिलकर प्रयास करेंगे। उनको बेसिकली एंजाइटी भी रहती है, बच्चों को जो एग्ज़ाम होता है उसमें तैयारी से संबंधित गाइडेंस की भी ज़रूरत रहती है और हॉस्टल संचालक किस तरह से बच्चियों को रख रहे हैं ये भी हमारा देखने का एक उद्देश्य रहता है। डूंगरपुर के वर्धा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और क्रूजर जीप की टक्कर से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। हादसा इतना भयंकर था कि जीप के आगे का पूरा हिस्सा पिचक गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी शवों को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं कलेक्टर अंकित और एसपी कुंदन भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के जरूरी इलाज के निर्देश दिए। 3 एक्सपायर हो गए, ब्रॉड डेड ही थे, इसमें से 2 पुरुष और 1 महिला है और लगभग 15 पेशेंट घायल, जिसमें से 1-2 पेशेंट सीरियस है, जिसको हेड इंजरी सस्पेक्टेड है, वो आईसीयू में शिफ्ट किए, बाकियों को वार्ड में जो कुछ ऑर्थोपेडिक्स में भर्ती किए और कुछ सर्जरी में भर्ती और इनका इलाज चल रहा है। हमारे ज़िले में आज वर्धा थाने के तहत एक दुखद घटना हुई। उसमें एक टेम्पो ट्रैवलर जो था वो एक ट्रैक्टर से टकरा गया, जिसके अंदर जो है टोटल 14 लोग हैं, उसमें घायल हुए थे। 3 लोग तो ब्रॉड डेड हैं उसमें और बाकी लोग जो है अभी ऑर्थोपेडिक वार्ड और सर्जरी वार्ड में हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। 1 महिला आईसीयू में है, अभी स्टेबल बताई जा रही है और हमें उम्मीद है कि रिकवर कर जाएंगे। बाकी दौसा शहर में आवारा सांड परेशानी का सबब बने हुए हैं। नगर परिषद की लापरवाही के चलते लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। आए दिन आवारा सांड सड़कों पर कुश्ती करते नजर आते। सांडों ने कई बार लोगों को घायल भी किया और कई सांड लोगों की जान भी ले चुके हैं। कलेक्ट्रेट रोड पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां घंटों तक 2 आवारा सांड बीच सड़क पर लड़ते रहे। इससे कई वाहन चालकों को परेशानी हुई। शहर के प्रमुख भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी यही हालात बने हुए हैं। डूंगरपुर में उदयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने साबला बिजली विभाग के एईएन राजेंद्र कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने बिजली ठेकेदार से कमीशन राशि के रूप में रिश्वत की मांग की थी। उदयपुर एसीबी के एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी ने बिजली विभाग के ठेकेदार से बिजली के पोल लगाने के लिए 85% कमीशन की डिमांड की। परिवादी की शिकायत के बाद सत्यापन करवाया गया और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एबीवी ने साबला के खिलाफ शिकायत दी थी कि बिजली के पोल के पर पोल 200 रुपए के हिसाब से रिश्वत राशि मांग रहे हैं। इस पर 85,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी। आज उनको 50,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों एसीडी उदयपुर ट्रैप किया। 80,000 रुपए रिश्वत राशि की डिमांड थी और पहले सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान उन्होंने 7,000 रुपए रिश्वत राशि ली और शेष आंशिक रिश्वत राशि 50,000 रुपए लेते हुए आज इनके ऑफिस साबला एवीएन कार्यालय में इनको रेड हैंड में गिरफ्तार किया है।
भरतपुर में एसपी मर्दुल कचावा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अटल बंद थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6 लाख रुपए की ज्यादा की राशि और करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। आरोपी भरतपुर शहर में गिरोह बनाकर रात में रैकी कर सोने मकानों को निशाना बनाते थे। आरोपियों ने अटलबंद थाना इलाके के इंदिरानगर और सेवर थाना इलाके में पार्षद विजय भारती के सोने मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में गठित टीम ने आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार किया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जोधपुर की बासनी थाना पुलिस ने एमपी से सीमेंट मिक्सर में भरकर लाई गई करोड़ों रुपए की डोडा पोस्ट की खेप को पकड़ा है। इस साल में जोधपुर पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है। नाकाबंदी के दौरान चित्तौड़गढ़ नंबर के एक सीमेंट मिक्सर को पुलिस ने रुकवाया। तलाशी लेने पर सीमेंट ट्रक में सीमेंट की जगह करीब 111 कट्टे डोडा पोस्ट भरे हुए थे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई। तस्करों ने इस सीमेंट मिक्सर को पूरी तरह से पैक कर सील किया था। ड्राइवर ने पूछताछ में डोडा पोस्ट की एक खेप मंदसौर से लाना बताया। पुलिस मादक पदार्थ को मंगवाने वाले और उसकी एस्कॉर्ट करने वाले तस्करों की तलाश कर रही है। बाड़मेर में पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब की तरफ से आ रही कंटेनर को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी लेने पर कंटेनर में 556 कार्टन 70 लाख रुपए की कीमत की शराब जब्त की गई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जो पुलिस प्राथमिकताएं 2024 एवं राज्य सरकार द्वारा जो 100 दिवसीय कार्य योजना है, उसके मद्देनजर अवैध शराब की विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में पुलिस थाना ग्रामीण एवं डीएसटी टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें कंटेनर जब्त किया गया। इसमें 556 कार्टून बरामद किए गए और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 17 लाख रुपए है। संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में पिछले दिनों हुए मौसम में लगातार बदलाव का असर अब अफीम की फसल पर भी देखने को मिल रहा है। अफीम की फसल में फिलहाल डोडे आने का समय है। ऐसे में मौसम की मार के चलते अफीम के पत्ते पीले पड़ गए। अफीम के पत्तों के पीले पड़ने के कारण फसल में नुकसान की आशंका है। किसानों को फसल बचाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। जिले में 9000 के करीब लाइसेंसी अफीम काश्तकार हैं। वहीं अफीम काश्तकार मदनलाल सुथार ने बताया कि मौसम की मार के चलते अफीम की फसल में रोग की संभावनाएं बढ़ गई। काश्तकार कृषि विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में दवाइयों का छिड़काव कर फसल को बचाने का जतन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश की होने की वजह से मौसम खराब चलने के कारण कई दिनों से धुंध और जो ओस की मार से अफीम की फसल बहुत ही ख़राब हो चुकी है। पत्ते पीले पीले पड़ रहे हैं और इसके चाल भी थोड़ी ऐसी रुकी रुकी हो रही है। इसके कारण अभी आगे जो सरकार को औसत देने के लिए किसानों को बहुत चिंता सता रही है और कैसे भी करके सरकार के खजाने में कैसे करके इसकी औसत पूरी करें, लेकिन इस बेमौसम फसल खराबे की ओर चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। जयपुर के टैगोर पब्लिक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा का लाइव प्रसारण विद्यार्थियों ने देखा। इस मौके पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों के साथ लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब दिए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों के साथ जन्मदिन मनाया। विद्यार्थियों ने पीएम मोदी की क्लास करीब 2.25 घंटे तक सुनी और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के गुर सीखे। इस मौके पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा ने। देश में आज परीक्षा पर चर्चा 2024 का आयोजन किया गया और आज बातचीत के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी मौजूद है। सर, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और पहला सवाल, क्योंकि आज की चर्चा का जो मेन टॉपिक था वो था एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है, उसको बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, उससे कैसे डील करे बच्चे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आज हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने परीक्षाओं से नज़दीक वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और ये पहले ही प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इतनी व्यस्तम उनकी जो कार्यक्रम है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी जिम्मेदारियां, उसके बावजूद भी वो प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं तो बिल्कुल सही एटीट्यूड और एक सही जैसे
अभिभावक होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उस तरह से प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी बात बताते हैं जिससे हमें जीवन में सरलता महसूस होती है कि ये तो हाँ ऐसे हो सकता है, संभव है। और वो बहुत कॉमन रिलेट करते हैं जो ज़मीनी हकीकत होती है। कई बार अचंभा होता है कि ऐसी चीज़ें प्रधानमंत्री जी को पता कैसे है कि ये सब होता है। सो बड़ा डायरेक्ट कनेक्ट रहता है बच्चों के साथ और इससे बच्चों के मन में एक विश्वास जगता है। आज टीचर्स को भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो टीचर्स को ध्यान में रहनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी ऐसी बातें बताई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्वर्सेशन है। अगर हमें अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक ऐसी पीढ़ी तैयार होनी चाहिए जिसे खुद के ऊपर संपूर्ण भरोसा भी हो और तैयारी कैसे करते हैं इसकी व्यवहारिक आदत भी हो। क्योंकि देखिए सर, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था वो पहले अलग था और अब अलग है, और आपने कहा भी क्योंकि पहले चैलेंजेस ज़्यादा थे, तो उस चैलेंज को कैसे फेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि सोशल मीडिया भी इतनी चीज़ें हैं, उन सब से दूर रहकर पहले तो सिर्फ फोकस स्टडी था, सिर्फ पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे परे होकर स्टडी पे कैसे ध्यान दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक उदाहरण उसके दिए, अलग अलग तरह से। आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं, कितना कम यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर आपको मोबाइल फ्री जोन्स बना देने चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल में मेरे को यूज़ कैसे करना है ताकि इन्फॉर्मेशन जैसे डिक्शनरी के लिए यूज़ करना है, सिनोनिम्स के लिए यूज़ करना है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो टीचर्स हों वो ऐसे हों जिनको बच्चे कॉल तो करें, कभी तो कॉल करेंगे इसका मतलब ये कनेक्ट है उनके साथ। सिर्फ एक इम्तिहान करवाने के लिए टीचर नहीं होते, वो जीवन निर्माण करने के लिए टीचर होते हैं। ऐसी बातें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताई। सर, क्योंकि एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, राजस्थान में अगर पिछली सरकार की बात की जाए तो कुछ लूप होल्स थे उस चीज़ को लेकर, क्या भर्ती परीक्षा जिनको लेकर कई विवाद हुए थे, बच्चों का जो भविष्य को लेकर बातचीत की जाती, लंबे समय तक तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो आने वाले समय में एजुकेशन सिस्टम राजस्थान में किस तरीके से काम करेगा? देखिए, सरकार के रूप में मैं इतना आपको कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि पेपर लीक नहीं होंगे। जहां इच्छा शक्ति होती है वहां काम बिल्कुल सही होता है। 2 पेपर हो गए, 2 परीक्षाएं हुई रिक्रूटमेंट की, पेपर लीक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, इस तरह की तैयारी है। साथ साथ जो अलग अलग विभाग हैं जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट हो रहा है या जो एजुकेशन विभाग है वो सब अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से करेगा। केंद्र के साथ, मोदी जी की सरकार के साथ राज्य की सरकार मिलकर काम करेगी। हमें लक्ष्य लेकर काम करना है और हमारा लक्ष्य है कि अंत्योदय की अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचें। तो चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट की हो, चाहे आगे बढ़ने का कोई भी अवसर की हो, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दूसरा लक्ष्य ये है कि 2047 तक 47 तक हमें विकसित भारत का निर्माण करना है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, क्योंकि आज परीक्षा पर चर्चा और इसी चर्चा का जो मुख्य टॉपिक था वो था कि एग्जामिनेशन प्रेशर को कैसे बच्चे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको फेस कर सकते हैं। तो ऐसे में कई सारी बातें जो आज सुनने को मिली कि किस तरीके से बच्चे अभिभावकों से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, टीचर से अपने जो गाइडेंस है वो ले सकते हैं, ताकि जो उनका एग्ज़ाम है उसे वो बेहतर कर सके और अच्छे परिणाम वो ला सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं निम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। वहीं जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में ईआरसीपी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान के 40% आबादी को परियोजना का लाभ मिलेगा। परियोजना किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस परियोजना से वोटर लेवल भी बढ़ेगा। राजस्थान कई वर्षों से जिस मांग को लेकर इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जनहित में किसानों के लिए एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस योजना की स्वीकृति, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों में समझौता हुआ, दोनों सरकारों के मध्य समझौता होकर एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। जो राजस्थान की जनता को जो पिछले 5 वर्षों से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की जो मांग थी, जिसका टकटकी लगा के हमारी जनता पानी के लिए तरस रही थी, देख रही थी कि कब हमारे पानी आएगा, उस प्रयास को इन्होंने सफलतापूर्वक कल दोनों राज्यों ने इस पर एग्रीमेंट किया। जिन्होंने 5 साल तक
इस पे काम नहीं किया, केवल राजनीति की और जनता के बीच में किस मुंह से वो जाए, किस तरह से अपने खींच मिटाए और सिर्फ ERC पे चर्चा करे। और भाई ERC पे चर्चा पूरा राजस्थान कर रहा, पूरा देश कर रहा, सब देख रहे हैं कि किस तरह से MOU आया है, किस तरह से इसके ऊपर पूरे राजस्थान के अंदर राजस्थान की 50% जनता खुशियाँ मना रही है, सारे लोग, क्योंकि राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पिछले कांग्रेस के राज में जानबूझकर कहिए या गलती से कहिए, जैसे ही कांग्रेस की पिछली सरकार आई, यदुवंशी साहब का राज आया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को पत्र लिखा था कि ERC की योजना हम लागू करना चाहते हैं, हमें आपकी सहमति चाहिए। तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया कि हम सहमति नहीं देंगे। और मना करने का कारण था कि ERC की जो योजना बनी थी वो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पे बनाई थी। और ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने योजना बनाई। ये योजना वसुंधरा सरकार में बनी थी, जो आप आज मूर्त रूप ले लिया है। CWC जो केंद्रीय जल आयोग है, वो टेक्निकली ये चाहता था, और जो भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुई है उसके लिए 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि प्रोजेक्ट वाटर 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर नहीं था। बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे, जहां सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने उनका स्वागत किया। राठौड़ ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की कार्य योजना को लेकर बैठक की। राजेंद्र राठौड़ ने चुनावी तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ERCP को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने भरोसा दिलाया कि टोंक में इस बार डबल इंजन सरकार रेल सेवा का वादा पूरा जरूर करेगी। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार के इंजन के बारे में दुनिया के लोग क्या मानते हैं, ये सबको मालूम है। इसी तरह भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बना, 2047 में महासत्ता नहीं बने, निश्चित तौर पर बनेगा। और यहाँ सिंगल इंजन की सरकार का आगाज देखिए आप, 100 दिन की कार्यकारी योजना देखिए, एक्शन देखिए कानून व्यवस्था के लिए, सफलतापूर्वक पेपर। और उसके साथ आप देख लिए ERCP जैसा मुद्दा, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर कोई कर सकता है। और अभी कल मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई होगा विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के भाषण में, उसकी घोषणा का भी इंतजार करिए। आगे आगे देखते होता है क्या। उत्साह कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस हिसाब से आप भी पार्टी ने घोषित की है और जो राम मंदिर बना है, और जिस हिसाब से लोगों में उत्साह जो देखा जा रहा है नरेंद्र मोदी के प्रति, माननीय मोदी जी के एक एक चीज़ आम आदमी तक पहुंच रही हैं, सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। तो उन सबको लेकर हम पूरे आश्वस्त हैं कि 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सांगनेर सदर इलाके से युवक का अपहरण कर लिया गया, बदमाशों ने फिरौती मांगी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांगनेर सदर इलाके से युवक का अपहरण किया गया है, बदमाशों ने फिरौती मांगी है। हालांकि अपहरण किस तरीके से किया गया, कितने बदमाश और किस वक्त यह अपहरण किया गया, किस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, कितने की फिरौती मांगी गई, ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है और जानकारी जुटा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांगनेर सदर इलाके से युवक का अपहरण हुआ है और बदमाशों ने फिरौती मांगी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जानकारी जुटाई जा रही है। जाहिर है युवक का हुलिया, जिस फोन नंबर से फिरौती मांगी गई वो फोन नंबर क्या है, किस अंदाज में फिरौती मांगी गई, कितनी फिरौती मांगी गई, युवक का अपहरण किस वक्त किया गया, जयपुर के किस हिस्से से किया गया। सांगनेर सदर इलाके की घटना है, क्योंकि पुलिस वो तमाम सवाल पूछेगी जिसके आधार पर उसको सुराग मिले। मसलन जिस भी जगह से युवक का अपहरण हुआ होगा उसके आसपास के CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा, युवक की लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और जो बदमाश हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। इस बुलेटिन